नमस्कार सभी साथियों का। जैसा कि साथियों अपन पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, और जैव प्रक्रम के पार्ट 1 में हमने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में पढ़ लिया था। और पार्ट 2 में आज अपन पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। किसका सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फिर प्रकाश संश्लेषण की समीकरण देखेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली घटनाओं के बारे में, और फिर पढ़ेंगे अपन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में रंध्रों की क्या भूमिका होता है, रंध्र कैसे काम करते हैं, तो रंध्र और रंध्र की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं अपन देखिए यहाँ पे, हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय CO2 तथा H2O के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो हरे पेड़ पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, CO2 और जल के द्वारा क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, या अपने भोजन बनाने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सभी हरे पेड़ पौधे दर्शाते हैं। इसके अलावा कुछ जीवाणु और शैवाल जो होते हैं वो भी अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दर्शाते हैं, जो अपन पहले स्वपोषी पोषण में पढ़ चुके हैं। आगे वाला हेडिंग अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थों की अपने को आवश्यकता होती है, या अपन लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए देखो सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही, जो अपने को कहाँ से प्राप्त होगा, जो अपने को सूर्य से आएगा। सूर्य का प्रकाश कहाँ से आएगा, सूर्य से आएगा। दूसरा अपने को चाहिए क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, पादपों की जो पत्तियाँ होती हैं उसके अंदर क्लोरोफिल, हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तीसरा है जल, जल जो है जड़ों के द्वारा जमीन से अवशोषित कर लिया जाता है। जल पे पेड़ पौधे जल को कैसे प्राप्त करते हैं, जड़ों के द्वारा जमीन से अवशोषित कर लिया जाता है। और चौथा है अपने पास CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अपने को चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे एक छोटा सा चित्र भी बनाया है अपन ने। देखिए सबसे पहले CO2 चाहिए, तो CO2 कहाँ से, इन रंध्रों के द्वारा पत्ती के अंदर ग्रहण कर ली जाती है। पत्ती के अंदर क्लोरोफिल तो होता ही है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से आ जाता है। और जल कहाँ से आता है, जल देखिए यहाँ पे जड़ों के माध्यम से, जड़ें जो हैं मिट्टी से जल को अवशोषित करती हैं, फिर जाइलम से होते हुए पत्तियों तक आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए CO2 भी आ गया, जल भी आ गया, सूर्य का प्रकाश भी आ गया, और क्लोरोफिल पत्ती के अंदर ही है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अपन की प्रकाश संश्लेषण की समीकरण कैसी होगी। तो ये देखिए यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की समीकरण, प्रकाश संश्लेषण के लिए सही समीकरण क्या होगी, यहाँ पे देखिए 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पत्ती के अंदर होते हैं, ये मिलके क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O, ये यहाँ पे बन जाता है। और तो यही अपने को प्रकाश संश्लेषण की समीकरण भी याद रखनी है। एक नंबर के अंदर परीक्षा में पूछ सकता है कभी भी कि प्रकाश संश्लेषण की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखे, तो ये वाली समीकरण अपन लिख सकते हैं। आगे वाला हेडिंग अपन देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होने वाली घटनाएं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सी घटनाएं होती हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सर्वप्रथम क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है तो क्लोरोफिल जो है, पत्ती में जो क्लोरोफिल होता है वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर दूसरी घटना क्या होती है, दूसरी घटना होती है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहले बाद में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। और क्या होता है, जल के अपघटन से ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये जो अपना जल होता है H2O, इसका क्या होता है, प्रकाशिक अपघटन होता है। जल के प्रकाशिक अपघटन से क्या होता है, यहाँ पे जल के प्रकाशिक अपघटन से H2 और O2 बनती है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही मुक्त होती है। यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं, ये 2H2 और संतुलित भी हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बनती है। तो कभी एक नंबर के अंदर पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन का निर्माण किससे होता है, तो ऑक्सीजन का निर्माण जल के अपघटन से होता है। जल के अपघटन से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फिर तीसरा पॉइंट अपने को याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के अपचयन से, CO2 के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। सबसे बाद में किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो सबसे पहली घटना तो है क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, और जल के अपघटन से ऑक्सीजन का मुक्त होना। और तीसरी घटना यहाँ पे होती है कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से, ये याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। फिर अपन देखते हैं
देख लेते हैं आगे वाला रंध्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रंध्र, रंध्र किसको कहते हैं, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र रंध्र कहलाते हैं। पत्ती की जो सतह होती है उस सतह के ऊपर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को अपन क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। रंध्र के कार्य क्या है, रंध्र के में मुख्य कार्य देखो, पादपों में गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा होता है। कैसे कौन कौन, जैसे CO2 है और ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अपने को पता है CO2, तो CO2 वो कहाँ से लेगा, रंध्रों से ही लेगा। और ऑक्सीजन पेड़ पौधे अपन कहते हैं ऑक्सीजन देते हैं, तो वो ऑक्सीजन बाहर कहाँ से निकलती है, रंध्रों के द्वारा ही बाहर निकली। और दूसरा इसका कार्य वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल जो है, जल वाष्प के रूप में, जल कैसे बाहर निकलता है, जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। जल की जो हानि होती है वो हानि जलवाष्प के रूप में बाहर कहाँ से निकलता है, वो रंध्र के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भी रंध्र सक्रिय रहते हैं यहाँ पे। आगे वाला पॉइंट अपन देखते हैं, रंध्र की संरचना। रंध्र की संरचना कैसी होती है, तो रंध्र छिद्र 2 किडनी नुमा कोशिकाओं से घिरा होता है। रंध्र का जो छिद्र है वो 2 किडनी नुमा कोशिकाओं से घिरा होता है। इन कोशिकाओं को अपन क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इन कोशिकाओं को द्वार कोशिका कहते हैं। तो कभी पूछ ले कि द्वार कोशिकाओं की आकृति कैसी होती है, तो किडनी जैसी या किडनी नुमा अपन कह सकते हैं। और आगे वाला पॉइंट यहाँ पे कि द्वार कोशिकाएं जो हैं रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। रंध्र खुलेगा और बंद होगा तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है, द्वार कोशिकाएं उत्तरदायी हैं। और आगे वाला अपने को पॉइंट है, जब द्वार कोशिकाओं में जल अंदर आता है, जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल आता है तो ये क्या होती है, फूल जाती हैं। द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और जिससे रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं। रंध्र खुलते कैसे हैं, जब द्वार कोशिकाओं के अंदर जल प्रवेश करता है तो द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और जिससे रंध्र खुल जाते हैं। तथा जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं, जब जल वापस बाहर निकल जाता है, जब जल बाहर निकल जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और सिकुड़ने से रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं। और आगे वाला पॉइंट अपने को ये किया याद रखना है कि द्वार कोशिकाएं जो है क्लोरोफिल यानी कि हरित लवक युक्त होती हैं। अर्थात द्वार कोशिकाओं के अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करती हैं। अब अपन देख लेते हैं इनके चित्र, रंध्र की संरचना के चित्र कैसे हो सकते हैं। तो रंध्र की संरचना के चित्र के अंदर अपन यहाँ देखने को मिल रहा है अपने को चित्र में कि रंध्र की जो संरचना होती है, इसके चित्र में अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि रंध्र, देखिए यहाँ पे दो जो ये किडनी जैसी कोशिकाएं अपने को दिख रही हैं, इनको अपन कहते हैं रंध्र। चित्र 1 में तो ये खुला हुआ रंध्र है और बी में रंध्र बंद है। तो बी में द्वार कोशिकाएं सिकड़ी हुई हैं तो रंध्र बंद हो गया और द्वार कोशिकाएं खुली हैं तो रंध्र खुल गया। तो ये दोनों रंध्र के चित्र हैं। और अपने को ये भी दिख रहा है चित्र में साफ कि रंध्र के अंदर जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर हरित लवक और केंद्रक दोनों ही पाए जाते हैं। और ये बाद हरी वाली जो कोशिकाएं दिख रही है इनको अपन कहते हैं सहायक कोशिकाएं। ये क्या कहते हैं, इनकी सहायता करने वाले थे तो सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक, इसी तरीके की नोट्स से पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।